दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध है, इसको आज हम समझेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और है कीमत विश्लेषण में आगम अवधारणा का महत्व। इन दोनों टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आगम की अवधारणा में कुल आगम क्या होता है, औसत आगम क्या होता है और सीमांत आगम क्या होता है, सब पर विस्तृत चर्चा कर ली है। इसके बाद तीनों का हमने ग्राफ भी देख लिया था कि ग्राफ पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आइए अब हम जो संबंध हमने छोड़ दिए थे वो संबंध को और समझ लेते हैं, तो हमारा तीनों क्लियर हो जाएंगे ठीक से। सबसे पहले यदि हम बात करें कुल आगम की, तो कुल आगम क्या होता है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा हमने ये समझी थी कि जिस भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं या फिर जो भी कोई उत्पादक है वह जिस भी वस्तु का निर्माण करता है, जब उसकी वह एक निश्चित मात्रा बाजार में बिक्री के लिए भेजता है या विक्रय करता है, तो उसके परिणाम में या उसके बदले जो उसे धनराशि प्राप्त होती है उसी को आगम कहा जाता है। अब कुल आगम के अंतर्गत ही औसत आगम और सीमांत आगम आते हैं। चलिए समझ लेते हैं। कल हमने एक टेबल देखी हुई थी पुस्तक में, उसी टेबल को आज कंटिन्यू करते हैं और पूरा बनाते हैं। सबसे पहले हम कीमत का निर्धारण कर लें, और कीमत हमने कल समझ लिया है। जब भी हम आगम की अवधारणा लेंगे तो उसके अंतर्गत जो औसत आगम रहता है वह वस्तु की कीमत होती है। क्योंकि औसत आगम किस प्रकार से निकालते हैं, हम बेची गई वस्तु की कुल इकाइयों का भाग दे देते हैं हम कुल आगम में, तो प्रति इकाई जो निकल के आती है वह वस्तु की कीमत होती है। सबसे पहले जैसे कि हमने 20 रुपये कीमत ली थी, उसके बाद एक इकाई का विक्रय किया था, जो कुल आगम होगा वो कितना होगा, 20 ही प्राप्त होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे से जो कीमत थी उसमें कमी करते गए, जैसे 18, उसके बाद 16, फिर 14, 14 के बाद 12, उसके बाद 10, 5 इकाइयाँ हमने ली थी। और इस प्रकार से जो हमने बिक्री की थी, हमारी संख्याएं थी जो उत्पादन की, उसे हम लिख लेते हैं। इनका हम गुणा कर देंगे। इसका कुल आगम का हमने एक सूत्र भी देखा हुआ था, बेची गई इकाइयों की कुल संख्या का हम गुणा कर देते हैं प्रति इकाई वस्तु की कीमत का। तो इसमें वस्तु की कीमत हम यहाँ ले रहे हैं जो कि औसत आगम होता है। इसको हम गुणा कर दें सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 56, और ये आ जाएगा 60, और ये भी आ जाएगा 60। एक संख्या और बढ़ा लेते हैं हम 7, और कीमत 2 रुपये और कम कर देते हैं, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 56। इसके बाद सीमांत आगम समझा है हमने। सीमांत आगम में हमने क्या, एक तो फॉर्मूला भी समझा था, और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा, अगली इकाई में से पिछली इकाई को घटा देना है। चलिए, तो अगली इकाई में से पिछली इकाई को घटा दें कुल आगम की, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 20 ही आ जाएगा क्योंकि उसके पहले शून्य है। अब 36 में से 20 हम कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16। उसके बाद 48 में से 36 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 12। 56 में से फिर 48 को जब हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। उसके बाद 60 में से 56 को घटाएंगे तो 4। उसके बाद ये 60 में से 60 जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया है 0। और इसके बाद 56 में से फिर 60 घटाएंगे तो ये पहुँच जाएगा -4 में। अब जो हमारी टेबल ये निकल के आई है, ये जो ग्राफ बने हुए हैं, यदि आप सभी को ग्राफ पर प्रेजेंट करोगे तो इस प्रकार से ग्राफ हमारे निकल के आएंगे। आप चाहें तो बना के देख लेते हैं, मैंने पहले ही बना दिया है क्योंकि ग्राफ बनाने में हमें टाइम अधिक लग जाता है, जिससे हम समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ग्राफ मैंने पहले ही बना के रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें हमने औसत आगम और सीमांत आगम के जो अंक हैं उनको प्रेजेंट किया है। नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें हमने कुल आगम को प्रेजेंट किया है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, जो कुल आगम की संख्याएं थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी 60-60 की, इसलिए मैंने उसको 10-10 में कर दिया है। तो नीचे वाला जो ग्राफ है इसमें यहाँ पर क्या है, कुल आगम है, और यहाँ पर नीचे उत्पादन की मात्रा या जो बेची गई है या बिक्री की इकाइयाँ लिख लीजिए, इसको मात्रा कर लेते हैं। और ऊपर जो है हमने औसत आगम और सीमांत आगम इस तरफ यहाँ पर AR और MR को प्रेजेंट किया है, और यहाँ पर बिक्री की मात्रा जो नीचे लिख दी है। अब देखिए सबसे पहले कुल आगम को मैंने नीचे वाले ग्राफ में दिखाया है। ये जो संख्याएं हैं आप इसे ग्राफ पर प्रेजेंट करोगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा।
और औसत आगम की और सीमांत आगम की जो संख्याएं हैं उन्हें आप प्रेजेंट करोगे ऊपर वाले ग्राफ पर, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है, इनमें संबंध का समझना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो ग्राफ बने हुए हैं, कल हमने दो कॉन्सेप्ट समझे हुए थे। एक कीमत को स्थिर रखकर, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे ग्राफ बनते हैं, स्थिर यदि कीमत हो, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, वहां पर हमारा औसत आगम और सीमांत आगम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ए आर बराबर होता है एम आर के, और उनका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के समांतर बनता है। इसके बाद कुल आगम का यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो जो इस प्रकार से बना था वो कल हमारा निकल के आया था। यदि स्थिर कीमत हम रखते हैं तो इस प्रकार से सीधा व्यवहार करता है, और कीमत में यदि परिवर्तन करते हैं, कमी करते जाते हैं हमारे जो उत्पादन की मात्रा है उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए, तो फिर ग्राफ इस प्रकार का व्यवहार करेगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमने कल भी समझ लिए थे। तो आज जो हम संबंध देख रहे हैं ये कौन से कॉन्सेप्ट के हैं, जहां पर हम कीमत में क्या कर रहे हैं, कमी करते जा रहे हैं। कमी क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें उत्पादन जो हमारा है उसकी बिक्री अधिक करनी है। आगम क्या होता है, जो हम वस्तु की मात्रा रहती है उसकी बिक्री करते हैं, उसके बदले में जो राशि हमें प्राप्त होती है। लाभ हमने कल समझ लिया था कि लाभ क्या होता है, जब हम आगम में से लागतें कम कर देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। अभी लाभ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल किसका कॉन्सेप्ट है, आगम का। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें यदि हम संबंध देखें तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या समझते हैं, कुल आगम क्या होता है, बेची गई इकाइयां, इसको बेची गई इकाइयां गुणा रहती हैं प्रति इकाई कीमत की, ये होता है। यहां पर ये इकाइयां मान ली है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इकाई बेच रहे हैं हम, कीमत कितनी है 20 रुपए, तो कुल आगम भी कितना आया है 20। दो इकाइयां बेची, कीमत कम कर दी है कितनी 18, 2 रुपए कम कर दी है तो ये 36 आ गया। इस प्रकार से तो ये निकल के आया है। अब इसका यदि औसत आगम निकालेंगे तो जो बेची गई इकाइयां हैं हम उसका कुल आगम में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये फॉर्मूला भी कल हमने समझा हुआ है। उसके बाद इस प्रकार की टेबल हमारी निकल के आ गई थी। अब यहाँ पर हमें संबंध क्या देखना है, दो बिंदु जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्हें जरा आप पढ़िए, जो आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। सबसे नीचे क्या दिया हुआ है, औसत आगम सदैव कीमत के बराबर होता है। पहले तो हम ग्राफ देख लें कि ग्राफ किस प्रकार का निकल के आएगा। तो जो आंकड़े मैंने तैयार किए हैं उन आंकड़ों से यदि आप बनाते हो तो इस प्रकार का ग्राफ निकल के आएगा। और जो AR वक्र है औसत आगम का, ये तो ऊपर से स्टार्ट होगा और दाईं तरफ नीचे की ओर आएगा, और जो MR वक्र है सीमांत आगम का वक्र है वो भी दाईं तरफ झुका हुआ होगा, नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो AR वक्र है और MR वक्र है, यदि इन्हें हम ध्यान से देखें तो जो MR वक्र है वह AR का आधा होता है। आधा किस प्रकार से देखेंगे, यदि हम इसको भी इस प्रकार से यहाँ बढ़ा देंगे पूरा, तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, 12वीं इकाई पे जाके मिलेगा। क्यों मिलेगा 12वीं इकाई पे, क्योंकि यदि हम कीमत में सेम दर से, समान दर से क्या करते जा रहे हैं, कमी करते जा रहे हैं, तो जितना AR वक्र गिर रहा है, औसत आगम वक्र गिर रहा है, उससे दुगनी मात्रा में गिर रहा है कौन सा, MR वक्र। ये ध्यान रखना, पुस्तक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उससे किससे, AR वक्र से दुगनी दर से गिर रहा है MR वक्र। दुगनी दर से किस प्रकार से, यहां पे देखिए हम कीमत में कमी कर रहे हैं 2 रुपए की, 20 से 18, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 2 रुपए की कमी करते जा रहे हैं। अब सीमांत आगम में देखिए 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8, 8 से 4, यहाँ पर 2 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कितने की हो रही है, 4 की, मतलब कि दुगनी दर से ये नीचे गिरता है। ये भी हमें लिख देना है। इतना लिखने के बाद हम 2 पॉइंट लिखेंगे कि निष्कर्ष के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि औसत आगम सदैव कीमत के बराबर होता है। जो औसत आगम वक्र रहता है वह सदैव कीमत के बराबर होता है, इसलिए वह एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्वयं सोचिए, आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे 0 कीमत पर बेचेंगे क्या, नहीं बेच सकते। कितने में बेचेंगे,
आप वहाँ तक बेचने के लिए तैयार रहेंगे जितनी उसकी लागत है। अब मान के चलिए एक वस्तु की कीमत जो है, निर्माण की कीमत 8 रुपये यदि आपकी है, तो आप 8 रुपये तक उसको बेच सकते हैं। एक आध वस्तु में ये सोच सकते हैं कि चलिए एक आध वस्तु वैसी बिक जाती है जितनी उसकी लागत है तो कोई फायदा नहीं, दूसरी इकाइयाँ मान लीजिए 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बिक जाती हैं तो हमें लॉस नहीं होगा। लेकिन उसकी कीमत आप 8 से नीचे 5 रुपये में बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे। 5 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? 3 रुपये का लॉस होगा, 3 रुपये की हानि होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर AR में काम करता है। किस प्रकार का कि कोई भी उत्पादक अपनी जो वस्तु रहती है उसकी कीमत उसकी लागत से कम नहीं रखेगा, और रखेगा तो फिर उसे हानि होगी। तो ये जो AR वक्र रहता है, औसत आगम वक्र रहता है, कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। दूसरा बिंदु क्या है? MR वक्र ऋणात्मक या OX अक्ष को काट सकता है। OX क्या है? यदि हम इसको O माने यहाँ पर, और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो OX अक्ष को यहाँ पर इसने देखिए छठे पॉइंट पर क्या कर दिया है? काट दिया है। अब ये काट देता है, और क्यों काट देता है? क्योंकि यदि हम एक दर से वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी करते जाएंगे, कमी करने से क्या होगा? जो हमारा औसत आगम है वह एक समय पर शून्य हो जाएगा, और उससे ज़्यादा भी हम यदि कमी करते हैं तो फिर क्या होगा? माइनस में पहुंच जाएगा। माइनस में पहुंचने के बाद फिर हमें जो कुल आगम मिलेगा वो घटती दर से मिलेगा, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। तो हम जब इसका विश्लेषण लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा कुल आगम अधिकतम होता है, इस बिंदु पर यदि आप देखेंगे, कौन सा बिंदु है? ये छठा और पांचवा। यहाँ पर कितना है कुल आगम? 60 है। अधिकतम होता है वहां पर सीमांत आगम हमारा कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि जहां पर सीमांत आगम शून्य हो जाता है वहां पर जो कुल आगम रहता है वह अधिकतम रहता है। उसके बाद जब जो सीमांत आगम रहता है वह माइनस में पहुंच जाता है, उस समय हमारा कुल आगम भी कम होने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर 60 था, 60 से फिर 60 हो गया है। इस प्रकार की हमें इसकी व्याख्या करनी है। इतने पॉइंट हम लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो टेबल बनी है, टेबल को आप एज इट इज ग्राफ, एक ठीक से ग्राफ बनाना, उसमें ऊपर वाले ग्राफ में आप औसत आगम और सीमांत आगम को प्रेजेंट करना, और नीचे वाले ग्राफ में आप कुल आगम को प्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ आपका इस प्रकार से निकल के आएगा। जो औसत आगम का ग्राफ है वह ऊपर बनेगा और सीमांत आगम का ग्राफ नीचे बनेगा। ये नीचे क्यों बनता है? क्योंकि इसकी दर जो है वह ज़्यादा रहती है। जैसे कि हमने 2 रुपये कीमत कम की है, लेकिन ये क्या हुआ है? इसमें कमी कितने की हुई है? 4 रुपए की सीधी, मतलब दुगनी दर से ये गिरता है दाईं तरफ। ये हमारी दाईं तरफ है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो ये हो गया बायां भाग और ये हो गया दायां भाग। तो बाएं से दाएं ये झुका हुआ रहता है। ये इसकी व्याख्या है। इतना व्याख्या कर दिया, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमने पूरा दिखा दिया है। हमें जो मुख्य पॉइंट है वो ध्यान रखना है। क्या? एक तो बाएं से दाएं नीचे की तरफ दोनों गिरते हुए रहेंगे। जहां पर AR वक्र जिस दर से गिर रहा है उसकी दुगनी दर से MR वक्र गिरेगा। जहां पर MR वक्र शून्य हो जाएगा, शून्य पर पहुंच जाएगा, वहां पर कुल जो आगम है हमारा वह अधिकतम होगा। और उसके बाद भी यदि हम कीमत को कम करके बिक्री करते हैं तो फिर ये नेगेटिव हो जाता है हमारा MR वक्र, और जो कुल आगम रहता है वह फिर कम होने लगता है, गिरने लगता है। इतनी व्याख्या कर दी, और उसके बाद ये 2 पॉइंट हमने अच्छे से लिख दिए तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम कीमत विश्लेषण में आगम अवधारणा का महत्व। कीमत विश्लेषण में किस प्रकार से महत्व निभाता है, किस प्रकार से सहायता करता है, वो हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले तो साम्य मात्रा का निर्धारण करने में ये हमें सहायता करता है। हमें सहायता करता है यदि हम उत्पादक हैं, मतलब कि जो उत्पादक वर्ग रहते हैं वह इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? आगम का, आगम की अवधारणा का, जिसमें हम कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम 3 चीजें पढ़ते हैं। इन तीनों चीजों का प्रयोग ये उत्पादक कहाँ पर करते हैं? साम्य मात्रा का निर्धारण में। अब साम्य मात्रा क्या होती है? देखिए, आपकी पुस्तक में 2 शब्द और दिए हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। इन शब्दों पर आगे के जो चैप्टर हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि हम छोटा सा उनका परिचय लें तो प्रतियोगिता क्या होती है? जहां पर देखिए केवल एक वस्तु का कोई एक ही उत्पादक है तो उसके सामने कोई दूसरा प्रतियोगी नहीं रहता है, तो वहां पर कोई प्रतियोगिता नहीं रहती है, एकाधिकार रहता है। और जहां पर एक से अधिक उत्पादक रहते हैं वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता मानी जाती है।
वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उन्हें आगे हम विस्तार से समझेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता में या अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की मात्रा का निर्धारण जब उत्पादक करता है तो ये साम्य क्या होता है? साम्य की मात्रा मतलब कि बाजार में जिस वस्तु की जितनी मांग है उतना हम उत्पादन कर रहे हैं, उतना वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, वो होती है साम्य की मात्रा। अब इसका निर्धारण कैसे करते हैं? जो उत्पादक वर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं, लागत का कॉन्सेप्ट और आगम का कॉन्सेप्ट। इसमें लाभ नहीं देखा जाता है अभी, किसका? जब साम्य का निर्धारण करते हैं, साम्य मात्रा का, कि कितनी मात्रा में हमें उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में जो वस्तु की मात्रा है वह बाजार में भेजनी है। साम्य की मात्रा का निर्धारण कब करते हैं, कैसे करते हैं? वह ये इस प्रकार से कीमत को कम करते जाते हैं या कीमत को स्थिर भी रख सकते हैं, जहां पर इनका सीमांत आगम और सीमांत लागत, मार्जिनल रिटर्न रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएंगी, वहां पर क्या होती है, साम्य की मात्रा ये निर्धारित कर देते हैं। जहां पे इन्हें मतलब कि मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट बराबर लगने लगती है। जैसे कि कॉस्ट क्या है यहाँ पर, जैसे 8 रुपये हमने लागत मानी, लागत 8 रुपये हो गई है और इनकी जो क्या हो जाए, फिर आगम भी क्या हो जाए, सीमांत आगम भी क्या हो जाए, इसका 8 रुपये हो जाए। जैसे कि इस टेबल में देखें, लागत मान लीजिए 8 रुपये है और यहाँ पर सीमांत जो आगम है वह कितना हो गया है, 8 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर उन्हें उत्पादन कितना करना है, 56 आगम प्राप्त जहाँ पर हो रहा है, इस आगम पर जो मात्रा हो रही है मतलब कि 4, यानी कि जो बाजार है उसमें 4 इकाइयों की मांग है तो हमें 4 इकाइयों का उत्पादन करना है। ये डिसाइड कर लेते हैं। अब ये ना तो 4 से कम उत्पादन करेंगे ना 4 से ज़्यादा, जितना माल बिकता जाएगा उतना उत्पादन करते जाएंगे। इसके निर्धारण में ये सहायता करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है कीमत निर्धारण में। अब कीमत निर्धारण में ये औसत आगम और सीमांत आगम किस प्रकार से सहायता करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया है कि बाजार में कितना माल भेजना है। अब यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो, चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो, चाहे एकाधिकार का बाजार हो, जो उत्पादक रहते हैं वह स्वयं ही अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं। ये ध्यान रखना है। किस प्रकार से करते हैं, अपनी लागत को ध्यान में रखते हैं और रिटर्न को ध्यान में रखते हैं, रेवेन्यू को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि इन्होंने साम्य की मात्रा देख ली कि कहां पर हमारा सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर है, वहां पर ये देखेंगे उस बिंदु पर औसत आगम कितना है। औसत आगम मतलब कि जैसे हमने टेबल में निकाला हुआ है, यहाँ पर देखिए जैसे कि 8 उनकी लागत है और सीमांत लागत है और 8 ही उनकी सीमांत आगम है। उस बिंदु पर देखेंगे औसत आगम कितना है, जैसे कि ये कितना है, 14। तो जो 14 है, जिस बिंदु पर जहां पर एम आर बराबर MC है, मतलब कि सीमांत आगम और सीमांत लागत जिस बिंदु पर बराबर है, उस बिंदु पर औसत आगम क्या है, औसत आगम की जितना होगा वही वस्तु की कीमत का निर्धारण हो जाएगा। जैसे कि चौथे पॉइंट पर आप देख रहे हैं, 14 वाले पॉइंट पर लागत उसकी 8 रुपये है, सीमांत लागत, और सीमांत आगम भी 8 रुपये है। इस बिंदु के सामने जो औसत आगम आ रहा है वह 14 आ रहा है, तो वो जो उत्पादक रहते हैं 14 रुपये को क्या कर देंगे, वस्तु की कीमत निर्धारित कर देंगे कि जितनी भी इकाइयों का उत्पादन करेंगे वो 14 रुपये प्रति इकाई की दर से बिकेगा। इसमें देखिए 8 रुपये उनकी लागत हो जाएगी और 6 रुपये उनका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद लाभ हानि का अनुमान। लाभ हानि के अनुमान लगाने में ये लागतें और आगम किस प्रकार से सहायता करते हैं वो समझिए। यहाँ पर 3 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। 3 स्थितियों में देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो AR बराबर AC हो सकता है। AR क्या है यहाँ पर, औसत आगम, और AC क्या है यहाँ पर, औसत लागत। औसत आगम और औसत लागत, AR AC, ये दोनों बराबर होते हैं। यदि यहाँ पर क्या है कि लागत भी इसकी कितनी है, 8 रुपये, और कीमत भी कितनी है इसकी, 8 रुपये। इस बिंदु तक ये क्या कर सकते हैं, यदि उत्पादन करते हैं जहां पर इनकी औसत रेवेन्यू और औसत लागतें बराबर होती हैं, वहां तक इन्हें लाभ प्राप्त होते हैं। अब वो लाभ प्राप्त क्यों होते हैं, हमने लागतों में क्या पढ़ा हुआ है, जब लागत का कॉन्सेप्ट देखा था उस समय हमने समझा कि उत्पादन हम जितना बढ़ाएंगे
लागतें क्या हो जाती हैं, कम होती जाती हैं। जैसे कि स्थिर लागतों का हमने कॉन्सेप्ट लिया था, मान लीजिए स्थिर लागतें 100 रुपये हैं और कोई भी हम उत्पादन नहीं करेंगे तब भी लागतें 100 रुपये ही रहेंगे, और उत्पादन प्रक्रिया यदि हम करते हैं तो मान लीजिए 5 रुपये का इसमें वृद्धि हो जाती है तो 105 हो जाएंगी लागतें, और 5 इकाइयों का उत्पादन कर दिया तो प्रति इकाई लागत कितनी आएगी, हम इसका भाग दे देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 21 रुपये। पहले लागत थी कितनी, 100 रुपये, 5 इकाइयों का उत्पादन करने से लागत कितनी हो गई है, 21 रुपये। लागतें कम हो जाती हैं, इससे इन्हें यदि जितनी मात्रा ये बढ़ाते जाएंगे तो लागतों में तो कम वृद्धि होगी, उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी, और उत्पादन का जब हम लागतों में भाग देंगे तो लागत प्रति इकाई बहुत कम आएगी, जिससे क्या होगा, उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। अब वही लाभ उन्हें कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर कि औसत आगम बराबर होता है औसत लागत के। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जहां पर औसत आगम अधिक हो औसत लागत से। औसत लागत मान लीजिए 8 रुपये है और इससे अधिक हो औसत आगम। अब औसत आगम यहां पर मान लीजिए 15 रुपये है और औसत लागत है 8 रुपये। लागत से अधिक क्या है, आगम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो उत्पादक रहते हैं उन्हें बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं असामान्य लाभ। तीसरी कंडीशन क्या है, औसत आगम कम हो औसत लागत से। जैसे कि लागत मान लीजिए 8 रुपये है और इससे कम हो आगम, आगम मिल रहा हो मान लीजिए उसे 5 रुपये। यहाँ पर लागत लग रही है 8 रुपये और औसत आगम है 5 रुपये। औसत आगम मतलब कि कीमत। अब कीमत कितनी होनी चाहिए थी, 8 के बराबर होनी चाहिए थी। 8 के बराबर होती तो उसे कोई हानि नहीं होती, लेकिन 8 से 5 रुपये कम है, 3 रुपये की यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये तीसरी कंडीशन क्या होती है, जबकि औसत आगम कम होते हैं औसत लागतों से, तो उस समय जो उत्पादक रहते हैं उन्हें हानि होती है, जो फर्म रहती हैं उन्हें लॉस होता है। इतना समझ में आ गया। चौथी कंडीशन क्या है, कीमत परिवर्तन का प्रभाव। कीमत परिवर्तन का प्रभाव हम किस प्रकार से देखते हैं, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कीमत में कमी करते हम जा रहे हैं, कीमत में कमी करते जा रहे हैं, तो ये देखना यहाँ से आसान हो जाता है, किसके द्वारा, औसत लागतों के द्वारा और आगम के द्वारा। ये समझ में आ जाता है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, वह माइनस में जा रही है, हानि में जा रही है या लाभ कमा रही है, ये देखने में ये काम आता है। तो इस बिंदु का मतलब बस इतना ही है और इतना ही हम लिख देंगे तो हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, ये जो आज हमने क्लियर कर लिए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, एक बार और चर्चा कर लेंगे और अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।